स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस। जैसा कि हम इसकी ऑलरेडी 2 यूनिट कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट। वे दोनों यूनिट जो थी वो नॉर्मली मतलब इजी थी और उसमें ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आप बच्चे गेन कर पाते हैं और अच्छे से समझ भी पाते हैं, इसलिए मैंने वो 2 यूनिट पहले कराई। नाउ अब हम स्टार्ट करें फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की हम डेफिनेशन देखेंगे। क्योंकि हमें हिल्बर्ट स्पेस के बारे में समझना है। तो अगर हमें हिल्बर्ट स्पेस के बारे में समझना है तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की हमें नीड होगी पहले वो समझेंगे। तो हिल्बर्ट स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, और इसकी जो मतलब यूजुअली जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी कंसेप्ट है वो समझ आना चाहिए। ठीक है, तो अरे यहाँ पे बेटा इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम शॉर्ट में बोलते हैं I.P.S, मतलब IPS। ठीक है, वो वाला IPS नहीं है, ये सिंपल हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस वाला IPS है। क्लियर बेटा? अब देखते हैं कि इस टॉपिक में जो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कर रहे हैं इसमें है क्या, किस चीज को हम डिस्कस करने वाले, किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इन दिस टॉपिक वी स्टडी अबाउट दोज वेक्टर स्पेसिस whose field F is either R और C। जैसे कि हमने ग्रेजुएशन में वेक्टर स्पेस किया था, फिर वेक्टर स्पेस का पढ़ते पढ़ते हमने एक छोटा सा चैप्टर किया था वहां पे इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब इस इनर प्रोडक्ट स्पेस को यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे पास सब्जेक्ट है एमएससी में थोड़ा सा डीपली बना दिया गया है। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे इस टॉपिक में हम उन वेक्टर स्पेसिस की बात करेंगे जिनका फील्ड आइदर R और C, मतलब जो फील्ड यहाँ पे यूज होने वाला है या तो वो R होगा, R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का फील्ड हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायग्राम में बताया हुआ है कि यहाँ पे हम उन वेक्टर स्पेसिस की बात करेंगे ओवर फील्ड F, जो हमारे पास ये फील्ड है या तो मेरे पास रियल नंबर का फील्ड होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखो ये चीज तो हमने देख ली कि हम इसमें स्टडी क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन बतानी है, इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम इनर प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्योंकि किस स्पेस की बात करें? इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस को बताने के लिए, उस स्पेस को बताने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इनर प्रोडक्ट क्या है। जहाँ पे इनर प्रोडक्ट होगा जिस स्पेस में, उसी स्पेस को हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। इतना क्लियर? तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखने वाले हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब ध्यान से समझना, वेक्टर स्पेस पर ही ये पूरा का पूरा डिपेंड है। इफ V ओवर वेक्टर स्पेस ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस वेयर F इज आइदर R और C, वही चीज लिखी हुई है, क्योंकि हम स्टडी ही ये करने वाले हैं कि मेरे पास V ओवर F जो है वो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है वेयर जहां उसका फील्ड या तो मेरे पास R होगा या C होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, देन ए फंक्शन फ्रॉम V क्रॉस V टू F, मतलब जो मेरे पास यहाँ पे वेक्टर स्पेस होगा ना V, उसका, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया यहाँ पे, ओके, टू F, V क्रॉस V से टू F इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर स्पेस V ओवर F। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है V ओवर F, फील्ड जो है उसका F है। अब ये फील्ड जो है या तो R होगा या C होगा। इतना क्लियर? फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया, कहाँ से? V क्रॉस V से F तक। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अभी ये ध्यान मत देना इनर प्रोडक्ट का, यहाँ पे कोई एक फंक्शन होगा, जैसे मैंने माना कि यहाँ पे एक फंक्शन है F, कहाँ से? V क्रॉस V से F तक। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। ओके, तो जो ये फंक्शन ये बनाया है, ये फंक्शन जो है, इसी फंक्शन को हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर स्पेस V। क्लियर? अब देखो इस फंक्शन को, इस जो ये डिफाइन किया है, अब ये इनर प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ये हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब वो 3 कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि V मेरे पास वेक्टर स्पेस हो गया, F यहाँ पे जो फील्ड है वो ये दोनों में से एक होगा,
फिर यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है v क्रॉस v से f तक। f मेरे पास फील्ड है, यहाँ पे मेरे पास वेक्टर आएंगे, ये क्या है मेरे पास फील्ड, तो फील्ड में क्या होते हैं स्केलर। इतना क्लियर। तो ये वाला जो मेरे पास फंक्शन है ये इनर प्रोडक्ट होगा ऑन वेक्टर स्पेस VF पर कब, जब ये तीन कंडीशन क्या करेगा मेरे पास सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी फंक्शन ये मेरे पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर, कहाँ से यहाँ तक, इतना क्लियर। अब देखते हैं ये तीन कंडीशन क्या है। तो तीन कंडीशन को डिफाइन करने के लिए जिन चीजों की हमें नीड है पहले वो लिखी मैंने। वेक्टर स्पेस से तीन वेक्टर ले लिए x y z और ये सभी के लिए है वेक्टर स्पेस। जो हमारे पास V है वेक्टर स्पेस, यहाँ से वेक्टर ही आएंगे, तो जितने भी वेक्टर है सभी के लिए। तो मैंने तीन वेक्टर लिए x y z और यहाँ से लिए हैं मैंने 4 ऑल, ठीक है, A और B। कहाँ से, फील्ड से, मतलब ये वेक्टर है मेरे पास और ये फील्ड से जो आए हैं वो क्या है मेरे पास स्केलर। इतना क्लियर बेटा। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अब ये वाला जो मैंने यहाँ पे साइन बोला है x और y, ये यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में नहीं देखेंगे हम, क्योंकि मैंने ये वाला आपको बताया। ये तो पता है कार्टेशियन में हमारे पास किस तरीके, एक इसका आता है एक इसका आता है, इस तरीके से हम लिखते हैं। बट यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो वहां पे लगेगा। तो ये जो फंक्शन है यही इनर प्रोडक्ट का है साइन। और इनर प्रोडक्ट का हमारे पास दो तरीके के, मतलब इससे ज्यादा भी होते हैं, पर जो मैक्सिमम फेमस नोटेशन होती है वो सबसे होती है ये और ये, ठीक है। ये हमने ग्रेजुएशन में किया है और इसको हम मास्टर में इस तरीके से। आप दोनों में से कोई सी भी नोटेशन लगा सकते हो, दोनों करेक्ट होंगे। क्लियर बेटा। तो इसको जो हम पढ़ेंगे एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट ही ये है। क्योंकि जो फंक्शन हम बता रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो मैंने फंक्शन बोला है ये वर्ड, तो ये फंक्शन ही इनर प्रोडक्ट है। तो इनर प्रोडक्ट का सिंबल ये यहाँ पे हमने यूज किया है। और आप ये भी कर सकते हो जो मैंने अभी बताया है दिस, ठीक है। बट हम अपने नोट्स में ये वाला पोर्शन यूज कर रहे हैं। इतना क्लियर बेटा। अब देखो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे थे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट। इसको ऑर्डर्ड पेयर में नहीं पढ़ना है, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट ये वाला ही, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा yx के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट, ठीक है। मैंने दो वेक्टर लिए x और y, उनका इनर प्रोडक्ट किया, फिर इसको पलट दो, ठीक है। पलट दिए तो yx हो गया और इसका कॉन्जुगेट कर दो तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट का यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो फील्ड आपको बोला था वो स्केलर, मतलब फील्ड जो था कॉम्प्लेक्स और रियल था। अगर कॉम्प्लेक्स की बात हम करते हैं तो वहां पे कॉन्जुगेट आना, ठीक है, जरूरी है। वही चीज है कि कॉन्जुगेट आ सकता है नहीं भी आ सकता है, तो वो चीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के, ठीक है। मतलब इसको पलट के कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट लगा दो। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। इतना क्लियर। अब माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएगा कि जो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट है इसको हम मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉन्जुगेट मैंने अभी बोला कि कॉम्प्लेक्स में यूज करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स से आ रहा है और मतलब कॉन्जुगेट आना बनता भी है इसका। पर क्यों ये कॉम्प्लेक्स से क्यों आ रहा, देखो जब मैंने यहाँ से x और y दो वेक्टर लिए होंगे और उस पे ये फंक्शन इस तरीके से लगाया होगा, ये फंक्शन ऐसी तो है क्योंकि यहाँ से एक x लिया, यहाँ से एक y लिया, ठीक है, यहाँ पे कॉमा और ये इनर प्रोडक्ट का साइन, तो ये लगाया होगा। तो ये कहाँ गया होगा बेटा मेरे पास, f में। यही तो होता है। हम कैसे करते हैं, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं बेटा। हम कैसे करते हैं कि मेरे पास t कोई यहाँ पे है और यहाँ से मैं h से h ले रही हूँ। यहाँ पे मैं अगर कोई वेक्टर लेती हूँ उस पे ये t लगाती हूँ तो ये मेरे पास कहाँ जाता है, इसमें। तो वही तो किया गया है यहाँ पे। इस बार मेरे पास क्या है,
ये टी की जगह ये मेरे पास है और यहां से v क्रॉस v से f, तो मतलब इनके मैंने दो वेक्टर लिए, एक इससे लिया एक इससे लिया, ये वाला फंक्शन लगाया। जब ये इस पे लगेगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा, तो ये लगने के बाद जो भी आएगा वो f में जाएगा ना, यही तो होता है। t है और एक वेक्टर लिया x से उस पर t लगाया तो tx सामने वाले में जाएगा, तो वही चीज है इसके लिए इस पे फंक्शन लगाया तो ये कहाँ जाएगा f में। तो f में मेरे पास क्या होते हैं स्केलर, फील्ड में स्केलर ही तो होते हैं। अब फील्ड में स्केलर होते हैं बट हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे फील्ड यूज हो रहा है वो या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स, दोनों में से एक फील्ड होगा। तो अब देखो, तो ये जो इनर प्रोडक्ट है या तो ये रियल होगी या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो मतलब स्केलर यूज हो रहा। तो हमेशा अब आप ध्यान रखना कि जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक स्केलर आएगा। क्लियर? स्केलर मीन्स फील्ड से आ रहा है और फील्ड हमारे पास रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब ये इनर प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी। इतना क्लियर? तो वही चीज हमने यहाँ पे मैंने बोला था कि ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट है, इसके इक्वल होगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। और ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट होता है, जो इनर प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास फील्ड से आता है, स्केलर होता है और रियल या कॉम्प्लेक्स होगा। इतना क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी? सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या किया गया है बेटा, जो हमारे पास स्केलर है जो फील्ड से आ रहे हैं और जो वेक्टर है उनको कंबाइन करके बनाया गया। कैसे? ए एक्स प्लस के बी वाई और जेड का इनर प्रोडक्ट, ए एक्स प्लस बी वाई और जेड का इनर प्रोडक्ट इक्वल हो जाए मेरे पास। ये जो यहाँ पे स्केलर है ये बाहर, एक्स का जेड के साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस साइन यहाँ पे बी स्केलर है बाहर, वाई का जेड के साथ इनर प्रोडक्ट। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कैसे बोला? जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट मैंने बोला क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है इसलिए कॉन्जुगेट का यूज किया है। कॉन्जुगेट सिमेट्री, ये तो पता है ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सिमेट्री इस तरीके से ए बी है तो इसको बी ए, ये सिमेट्री होती है अगर ये इक्वल हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्जुगेट का यूज किया गया तो कॉन्जुगेट सिमेट्री। सिमिलरली यहाँ पे लीनियरिटी का यूज किया है तो कुछ ना कुछ तो लीनियरिटी मतलब लीनियर से रिलेटेड होगा। अब देखो जो पहला यहाँ पे लिया है ए एक्स प्लस के बी वाई, ये मेरे पास लीनियर फॉर्म ही तो है। इतना क्लियर समझ आ गया? लीनियर फॉर्म में किस किस की लीनियर फॉर्म में बेटा? यहाँ पे स्केलर है और मेरे पास वेक्टर है, तो ये एक लीनियर फॉर्म है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोला गया है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर वेक्टर होगा और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा जेड, तो इन दोनों की जो इनर प्रोडक्ट होगी वो ये होगी। और ध्यान कैसे रखना, जो स्केलर होगा वो बाहर एक्स और जेड का, प्लस साइन स्केलर बाहर वाई और जेड का। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नाउ अब हम पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? अब इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट सेम सेम है ना, दोनों की शक्ल सेम दिख रही है, तो क्या है खुद का खुद से, खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अगर खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 हो गया तो इफ एंड ओनली इफ का केस है कि वो खुद भी क्या होगा? 0। इतना क्लियर? तो ये हमारे पास थी थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें थोड़ा सी चीज और बताऊंगी, वो ध्यान से समझना बेटा। इसको मैं रफ कर देती हूँ। यहाँ पे हमने बोला है खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन खुद का खुद से अगर इनर प्रोडक्ट 0 होता है तो वो क्या होना चाहिए? इफ एंड ओनली इफ का केस है वो खुद 0 होना चाहिए। खुद 0 है तो इनर प्रोडक्ट 0 होगी खुद की खुद से, अगर खुद की खुद से इनर प्रोडक्ट 0 है तो वो खुद 0 होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, लैंग्वेज में याद करो। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डेट इज एक्स और वाई, मतलब खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0 नहीं, मतलब एक्स जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। अब ये क्या चीज लिखी है देखो बेटा,
यहाँ पे मैंने केस किया जीरो का, अगर x जीरो होगा तो मेरे पास उसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाएगी। क्लियर, खुद की खुद से। बट ये जो ग्रेटर देन आएगी इनर प्रोडक्ट, वो कब आएगी? जब वो क्या होंगे? नॉन जीरो। क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि x और x की मतलब खुद की खुद से इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है बेटा? या तो इसकी इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगी और या इनकी इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगी। तो जीरो वाला केस तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो अगर ये आ गया है तो इसका मतलब ये होगा, और ये कब होगा? जब मेरे पास क्या होंगे? x नॉन जीरो होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर x जीरो हो गया तो तब तो उसकी इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी ना। तो x नॉन जीरो के लिए इसकी जो इनर प्रोडक्ट होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। इतना क्लियर बेटा? तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। अब ये कैसे आई? वैसे तो ये बहुत छोटी क्लासेस की बात है, हम 6th 7th 8th क्लास में ये चीजें बता देते हैं कि नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी तो बाद में है, नॉन नेगेटिविटी क्या होती है। अब देखो, अगर मैं आपको रियल नंबर की मतलब जो हम नंबर्स पढ़ते थे, नेचुरल, रैशनल, होल नंबर, ये सब पढ़ते थे, इरेशनल, रियल, उसमें लेके जाती हूँ। ये मेरे पास नंबर लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 0 1 2 3 4 सोन, इधर -1 -2 -3। तो वैसे तो अगर हम नॉन नेगेटिविटी मतलब नॉन नेगेटिव नंबर की बात करें, नॉन नेगेटिव नंबर, तो हम क्या कह देते हैं? या जीरो या पॉजिटिव। जीरो और पॉजिटिव वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम नॉन नेगेटिव बोल देते हैं। ये बात करते हैं, जीरो हो या पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव हो, ठीक है, इन दोनों का मिक्सअप। अब देखो यहाँ पे बात की गई, मैं वही बताने जा रही हूँ, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पहले देखो यहाँ पे जो नंबर लाइन हम देखते हैं, ये मेरे पास क्या है बेटा? पॉजिटिव, यही है। ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव। जीरो मेरे पास ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, उसको हम ये नहीं कह सकते कि जीरो पॉजिटिव है जीरो नेगेटिव है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है इतना। अब देखो मेरे पास ये वर्ड जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं तो कैंसिल कर दिया। इतना क्लियर, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को हटा के मेरे पास रिमेनिंग क्या पोर्शन बचा? जीरो और पॉजिटिव। तो जब जीरो और पॉजिटिव वाले जो नंबर होते हैं, मतलब जीरो पॉजिटिव नंबर के साथ जीरो भी आ जाए तो उनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, यही हम लॉजिक से पढ़ाते हैं। क्लियर, समझ आ गया ना? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को हटाओ, नंबर लाइन से हटाने के बाद जो भी बचा पॉजिटिव के साथ जीरो बचा, तो इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्योंकि हमसे ना क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है, तो बेटा यही डिफरेंस होता है। बच्चे तो नॉर्मली बोल देंगे कि पॉजिटिव में 1 2 3 से नंबर आते हैं, ठीक है, और नॉन नेगेटिव में जीरो भी ऐड हो जाता है, जीरो भी साथ में आता। तो रीजन क्या है? वो यही है कि नंबर लाइन से नेगेटिव को हटाओ, जो बचा वही हमारे पास नॉन नेगेटिव। और क्या बचा? पॉजिटिव के साथ जीरो। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव ये आ गया बेटा, ठीक है, और जीरो ये आ गया, तो पॉजिटिव के साथ जीरो तो मतलब नॉन नेगेटिव। तो इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। और आप यहां से भी ध्यान रख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो पॉजिटिव होता है, इक्वल टू हो तो वो जीरो मतलब इक्वल टू जीरो के, तो वो चीज, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो क्या हो गया मेरे पास कि ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या जीरो हो सकता है, तो उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। तो आई होप इस चीज से आप ये समझ गए होंगे और किस तरीके से इसको नाम दिया वो भी समझ गए, ठीक है, जीरो और गेट पॉजिटिव। अब देखो मैंने एक वेक्टर स्पेस लिया, ठीक है, वेक्टर स्पेस में हमने फील्ड भी बता दी कि रियल और कॉम्प्लेक्स होगा। फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, कहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये फंक्शन जो डिफाइन किया है ये इनर प्रोडक्ट होगा कब?
जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। नंबर 1 कंडीशन कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें कॉन्जुगेट मतलब सिमेट्री का कॉम्बिनेशन और कॉन्जुगेट का, ठीक है। कॉन्जुगेट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो ये इनर प्रोडक्ट है वो स्केलर होता है, फील्ड से आ रहा है, स्केलर होता है, तो फील्ड में हमारे पास जो फील्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, इसलिए कॉन्जुगेट वाला, ठीक है। सेकंड हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी मतलब यहाँ पे लीनियर फॉर्म का यूज किया गया है, क्लियर। थर्ड मेरे पास नो नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन जो है ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो उस फंक्शन को मैं बोल देती हूँ इनर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर स्पेस V। अब वो चीज मैंने आपको बता दी कि यहाँ से एक वेक्टर लिया, यहाँ से एक वेक्टर लिया, ठीक है, ये फंक्शन लगाया तो ये कहाँ जाएगा मेरे पास? फील्ड में, जो कि स्केलर होगा। इनर प्रोडक्ट क्या होगा? स्केलर होगा, क्लियर। तो ये तो नॉर्मली डेफिनेशन थी, हमने डिफाइन कर दिया कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है। जो भी फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो भी फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर देता है वही फंक्शन इनर प्रोडक्ट होता है। इतना क्लियर। अब देखो ए वेक्टर स्पेस, अब हम बात करने जा रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की, क्योंकि हम इनर प्रोडक्ट की बात कर चुके हैं। अब इस इनर प्रोडक्ट की हेल्प से हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करेंगे। ए वेक्टर स्पेस V ओवर F ये होता है जहां मेरे पास फील्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स है या रियल, दोनों में से एक है। इक्विप्ड विद एन इनर प्रोडक्ट, मतलब मेरे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है वो उसके साथ अगर इनर प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, तो ऐसे स्पेस को हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब क्या? वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस। इतना क्लियर। और यहाँ पे ये चीज माइंड में सेट कर लेना, जो फील्ड होगा वो मेरे पास कॉम्प्लेक्स या रियल होगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया व्हाट इज द आईपीएस। आईपीएस मेरे पास क्या है? ए वेक्टर स्पेस के, अगर वेक्टर स्पेस जो है हमारे पास इक्विप्ड करता है विद एन इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ, मतलब उसके साथ इनर प्रोडक्ट आ जाए, वेक्टर स्पेस टुगेदर विद इनर प्रोडक्ट, ठीक है, इनर प्रोडक्ट के साथ, तो हम उस स्पेस को क्या बोलते हैं? इनर प्रोडक्ट स्पेस। इतना क्लियर। अब देखो ये चीज मैंने बताई है रियल और कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है यहाँ पे ओवर फील्ड था, अगर फील्ड मेरे पास रियल हो जाए, अगर फील्ड रियल हो जाता है तो ऐसे इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम बोलते हैं इक्लूडियन स्पेस। क्लियर? इतना क्लियर हो गया बेटा। इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर मेरे पास फील्ड ओवर जो फील्ड होता है F वो रियल हो जाए तो उसको बोल देंगे इक्लूडियन स्पेस। अगर यही इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर फील्ड पर वहां पे फील्ड क्या आ जाए? कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो ऐसे फील्ड, ऐसे इनर प्रोडक्ट स्पेस को बोलेंगे हम यूनिटरी स्पेस। तो ये चीज ध्यान रखना, रियल फील्ड तो इक्लूडियन, कॉम्प्लेक्स फील्ड तो यूनिटरी स्पेस, इक्लूडियन और यूनिटरी, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो आगे इसमें, सॉरी बेटा, ओवर आर, मतलब ओवर आर मीन्स जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वहां पे जो फील्ड है मेरे पास रियल है, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है उसको सिंपली हम सिमेट्री प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। क्यों? देखो ये मेरे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी है, तो मैंने बोला कि एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के होगा। अब देखो जब मेरे पास ये वाई एक्स जो है, एक मिनट, वाई और एक्स ये स्केलर है, या तो ये मेरे पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा या रियल। बट मैं कह ही रही हूं कि ये मेरे पास फील्ड जो है वो रियल है, मतलब जो स्केलर्स हैं वो रियल है, और हमें तो पता है रियल का कॉन्जुगेट क्या होता है? रियल। तो मतलब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। y और x
का जो इनर प्रोडक्ट है वो स्केलर होता है, फील्ड से आता है। फील्ड हम यहाँ पे रियल लेके चल रहे हैं। अगर रियल है तो उसका रियल का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल, तो मतलब इसका कॉन्जुगेट यही आएगा। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट, मतलब एक्स वाई उसको उल्टा कर दिया वाई एक्स, तो ये सिमेट्री प्रॉपर्टी होगी, जो मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे जो सिमेट्री प्रॉपर्टी हम जनरली यूज करते हैं वही आ गया। ठीक है, तो रियल के केस में अगर रियल का फील्ड आ रहा है तो हम इसको कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी ना बोल के हम नॉर्मली सिमेट्री प्रॉपर्टी बोल देंगे। क्लियर? और ये चीज मैंने आपको बता दी नोटेशन। तो आई होप आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से ये होता है। सिंपली फंक्शन वही है, बस यहाँ पे जैसे हम फंक्शन एफ पढ़ते हैं ना, इस तरीके से एफ टी हो गया, पी प्रोजेक्शन जो हमने अब तक करा है उस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो लगाते हैं, सामने वाले का मिल जाता है, जो भी आता है वो सामने वाले में जाता है। बट यहाँ पे इसकी जगह मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट जाता है। ठीक है, इसका वेक्टर लिया, इसका वेक्टर लिया, उस पे ये लगाया, और लगाने के बाद जो भी फंक्शन मतलब लगाते हैं तो वो इधर जाता है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। ठीक है, और डोमेन का भी मैंने आपको बता देते कैसे याद रखना। डोमेन अपना घर, इस तरीके से दिस, ये मैं एक चीज बता ही देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है v क्रॉस v है और यहाँ पे f है, और ये मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो है दिस, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डोमेन, दिस कोडोमेन। अब हम कैसे याद रखते हैं, ये मेरे पास डोमेन, दिस कोडोमेन। डोमेन मीन्स अपना घर, उस पे कुछ लगाया, मतलब मैंने कुछ लगाया और सामने वाले उसमें चले गया, मतलब दूसरे के घर में मीन्स कोडोमेन। ऐसे डोमेन कोडोमेन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि अपना डोमेन और कुछ लगाया, उस पे कुछ अप्लाई करके, कुछ ट्रैवल करके हम दूसरे के घर गए तो कोडोमेन। ठीक है, उसका घर। तो इस तरीके से, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी कि व्हाट इज द इनर प्रोडक्ट स्पेस। सिर्फ इसमें आपको ये 3 प्रॉपर्टी और ये याद रखना कि जो फील्ड है वो रियल या कॉम्प्लेक्स का होगा, और जो इनर प्रोडक्ट ये है, इनर प्रोडक्ट बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट एक्स और वाई, इनर प्रोडक्ट जो होगा वो स्केलर होता है, या तो ये कॉम्प्लेक्स होगा या रियल होगा। इतना क्लियर? और ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी जिस भी फंक्शन ने, वो इनर प्रोडक्ट होगा। और वेक्टर स्पेस के साथ जो अगर इनर प्रोडक्ट आ जाता है तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर? तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय वीडियोस, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।